नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुरौल प्रखंड के पिलखी गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए। कुरहनी थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग दुष्कर्म मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और दुर्गा पूजा को लेकर मेयर, नगर आयुक्त और एसडीओ पूर्वी ने सभी पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुरौल प्रखंड के पिलखी गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए। मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल प्रखंड अंतर्गत दिदौल बैगन चौक के पास मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। नहाने के दौरान बूढ़ी गंडक नदी में 3 नाबालिग युवक डूब गए। जानकारी के अनुसार 6 बच्चे नदी में उतरे थे, जिनमें से 3 को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वहीं 3 गहरे पानी में डूब गए। सूचना मिलते ही मुरौल अंचल अधिकारी और सकरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान फैजान के रूप में हुई है, जबकि चांद और कमलीम नामक 2 अन्य किशोरों की तलाश एसडीआरएफ और स्थानीय टीमों की मदद से जारी है। ग्रामीण राजीव कुमार ने बताया कि सुबह 6 लड़के नहाने के लिए नदी में उतरे थे। इसी दौरान 3 लड़के डूब गए। एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 अब तक लापता है। वहीं डूबे बच्चों में से एक के दादा मोहम्मद सलामुद्दीन अंसारी ने बताया कि उनका पोता कमलीम अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, कपड़े नदी किनारे ही पड़े मिले। डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ टीम को लगाया गया। एक बच्चे का शव स्थानीय लोगों की मदद से निकाल लिया गया है और बाकी 2 की तलाश जारी है। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। सर जो 3-4 लड़का मिलके वो लोग पता नहीं, हमको कुछ पता नहीं। एक तो मेरा बहू जो है से हॉस्पिटल में भर्ती है, टंगड़ी टूट गया है। एक घर में भर्ती है और ये कहाँ छुट्टी छाट्टी कहूँ नहीं, स्कूल नहीं या क्या, हम उसको समझाया जब कहूँ नहीं जाना, छुट्टी छाट्टी है तुम गाँव में रहना। हम चले गए पिल के साथ, तो सुने यही खबर सुने सुनकर। और डूबा है वो आपका कौन है? पोता है। क्या नाम है उसका? कलीम अंसारी। कितना उम्र होगा? 15 साल। 15 साल जी। क्या नहाने आया था सर? तो वो नहाने के लिए कपड़ा हुआ बीगल है सर। नहाने आया था जी। कितना लड़का आया था सर? 3-4 लड़के था। 4 लड़के था। सब आसपास का ही है? सब आस पास का है। कितना डूबा हुआ है इसमें अभी तो एक तो देखे हैं, एक टूक देखे हैं, और तो हमको नजर नहीं पड़ा है। क्या नाम है आपका? सवेरे लोग नहाने के लिए 6 लड़के आए थे साथ में लोग, और नहाने के क्रम में लोग 3 को मतलब के डूब गए। बाकी इधर जो लड़का जो बचा और हल्ला करते हुए गया कि डूब गया। तो हम गाँव में वही हल्ला हुआ, सूचना दिया सबको। हम लोग आए, दौड़ के देखे तो एक तो निकला है बॉडी यहाँ से। लाश मिली है या जिंदा निकला? नहीं, लाश ही मिला, डेथ की। क्या नाम है जो मरा है उसका? पिताजी का नाम पता है, चांद होगा ना, चांद नाम। चांद और कलीम जो है वो अभी डूबा हुआ? हाँ, डूबा हुआ, अभी मिला नहीं। एक फैजान नाम का लड़का था। क्या पिताजी का नाम है उसका? उसका मकसूद नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहनपुर। इस सभी बच्चों का एज क्या होगा? 13, 14, 15 बस यही के। सब टीनेज? हाँ, सब टीनेज। कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हो। जगह कौन सा है? ये जगह है दिदौल घाट बोलते हैं। कुरहनी थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग दुष्कर्म मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुजफ्फरपुर के कुरहनी में 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में मंगलवार को विशेष पॉस्को कोर्ट ने सजा सुनाई है। रोहित उम्र 28 वर्षीय को 15 सितंबर को दोषी ठहराया गया था। आज उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है। जज नूर सुल्ताना की अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत 3 लाख रुपए आर्थिक दंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाह और 35 साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए। फैसले के बाद पीड़िता की मां ने कहा, संतुष्ट नहीं हूं।
मैंने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बताते चले कि 26 मई को 11 साल की बच्ची से मछली बेचने वाले रोहित सैनी ने रेप किया था। आरोपी बच्ची को घर के पास से उठाकर 1 किलोमीटर दूर ले गया था। रेप के बाद हत्या की नीयत से बच्ची का गला काट दिया था, जिसके बाद इलाज के क्रम में बच्ची की मौत हो गई थी। हम उसको फांसी चाहिए, हम सजा के नहीं मानेंगे, उसको फांसी चाहिए, नहीं तो हम समझेंगे कि सरकार अपराधी पर फैला रहा है। आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली है, जिससे आजीवन कारावास की सजा मिली है, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको फांसी, आरोपी को फांसी की सजा हो। आगे फांसी चाहिए। फिर इसको लेकर के आगे आप लोग दूसरे कोर्ट का रुख करेंगे? हाई कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट का रुख करेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, यहाँ से दिल्ली जाना होगा तो दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ भी केस लड़ेंगे, लेकिन इसको फांसी मिलना चाहिए। फिलहाल जो सजा आरोपी को दिया गया उससे संतुष्ट है? नहीं। केस आया है कि इसमें 3 धारा में सज़ा सुनाई गई। पॉक्सो 65 सबक्लॉज 2 में है सो लाइफ टाइम और 1 लाख रुपया जुर्माना, और है सो 103 सबक्लॉज 1 में लाइफ टाइम और 1 लाख रुपया जुर्माना, और पॉक्सो 6 में लाइफ टाइम और 1 लाख रुपया जुर्माना। 1 लाख 1 लाख रुपया आर्थिक दंड दिया गया है। इस केस है कि रोहित सैनी नाम के एक्यूज है सो दिनांक है सो 26/5/2025 को प्रीता के गांव में गए और है सो उसको अकेले पाकर अपने झांसा में लेकर ले आए, और उसको है सो घर से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है सो एक है सो रमा देवी का पोखर है, पोखर के पास झाड़ी में उसके साथ रेप किए। उसके बाद गला चीर दिया, पेट चीर दिया और ऐसे सीना चीर के फेंक दिया, मरा हुआ समझकर। किसी तरह है सो वह मिल गई। के बचाने के लिए भरसक मैंने कोशिश किया है सजा के बिंदुओं पर। न्यायालय ने जो फैसला किया है, न्यायालय के फैसला को हम सम्मान करते हैं। न्यायालय के द्वारा क्या फैसला लिया गया है? आजीवन कारावास। आजीवन का आगे आप आगे अब अभियुक्त के परिवार वाले पर निर्भर है, अपील करेगी हाई कोर्ट में। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट पुल पर बाइक से आ रहे एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट पर अचानक मोटरसाइकिल से आ रहे एक युवक ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा ली। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गई और स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर पूरी घटना की छानबीन की। दरअसल नदी में छलांग लगाने वाला युवक अमन श्रीवास्तव मीनापुर का रहने वाला था। अपने मामा के लड़के के साथ बाइक से शाहपुर से आ रहा था और अपने घर मीनापुर जा रहा था। पुल पर अपने भाई को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी जैसी ही रुकी, अमन ने नदी में छलांग लगा दी। अमन के छोटे भाई ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि भैया नदी में छलांग क्यों लगाए, घर में कोई विवाद नहीं था, हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग इधर से 2 आदमी बाइक से जा रहे थे, तब तक एक मतलब यहीं पे बच्चा थे कोई, वो हम लोग को रुकाए हैं, बोले हैं कि एक आदमी यहाँ पे बाइक से गिर गया है, डूब रहा है। तो हम लोग आए हैं तो सही में देखे हैं बाइक से एक आदमी गिरा हुआ था, डूब रहा था। हम लोग उधर से ही आए हैं तो वहाँ टर्निंग पे देखे थे 2-3 को पुलिस वाले लोग खड़ा थे, फटाक से बाइक मुड़ा के गए हैं वहाँ पे, उनको बोले हैं कि भाई एक आदमी डूब रहे हैं, आप चलिए थाना में कॉल कीजिए, आपके फोन से जल्दी आएंगे लोग। तो वो लोग आए हैं, बाइक के नंबर खींचे हैं, फिर वापस चले गए। हम बोले कि वापस चले गए, हम ही फोन करते हैं, 112 को कॉल किए हैं 1 घंटा पहले, तो मतलब अभी वो लोग आए हुए हैं, देखे हैं अभी वो लोग। तो क्या बोला, गाड़ी से सिंगल था या डबल कोई और भी था? नहीं, डबल थे, वो बाइक से डबल आदमी? 2 आदमी थे। हाँ, तो हम जिस समय उतरे हैं उस समय वो डूब गए थे, साथ में जो थे वो पुल के नीचे थे। पुल के नीचे? हाँ, उस समय वो। आप इधर से गुजर रहे थे? हाँ, उधर से आ रहे थे, उधर से के साथ अपने मामा जी के पास जा रहे थे, तो बोले कि रुकना है यहाँ पर, थोड़ा उनको टॉयलेट करना था, जिसकी वजह से वो साइड में बाइक रोके। हम बाइक पे बैठे हुए थे, वो बाइक से 10 कदम आगे जाके वो मतलब अपने जो करना था वो किए। देन उसके बाद वो रुके हुए थे, हम बाइक पे बैठ गए कि थोड़ा 5 मिनट का डिस्टेंस था, तो हम रुके हुए थे। तो उसके बाद वो कूदे तो हम दौड़ के गए, बट वो
कूद गए थे तो हो नहीं सकता था, तो हम आवाज दिए, 2-4 लोग रुके थे मेरे साथ, तो ऊपर से बोले भैया तो साइड में थोड़ा आ रहे थे, तो हम लोग नीचे कूद के गए, दौड़ के गए नीचे गए तो ऊपर से आदमी सब बोल रहा था कि वो डूब चुके हैं। बस उसके बाद अपना पुलिस आए, उसके बाद जो हो रहा है सो अभी आपके सामने। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? शाहपुर से आ रहे थे, मीनापुर जा रहे थे। मीनापुर, क्या कोई मीनापुर में कोई काम था क्या? जी अपना घर है। अच्छा, मीनापुर में घर जी, 2 घर, एक शाहपुर में, ऐसा कुछ लग रहा था जो कुछ मन में कुछ जनरली भैया से उतना मैं टॉकिंग होता नहीं, बट की फीलिंग शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो उतना वो हमको शेयर किए नहीं मेरे साथ, बस बोल रहे थे कि भाई काम करना है इसी प्रकार का, बस और कुछ नहीं था। क्या हुआ जो नाम जो कूदा है उसका नाम? अमन श्रीवास्तव हुआ। आपका क्या नाम है? अंकित श्रीवास्तव। आप कौन हुए उनके? उनके भाई हुए, मामा के बेटा। मामा के बेटा? वो मेरे मामा के बेटा। वो जो कूदे हैं वो मामा हुए आपके? नहीं, मामा के बेटा। मामा के बेटा हुए। कहाँ के रहने वाले थे? हम अभी बेसिकली हम शाहपुर के हैं, वो भी शाहपुर से रहते हैं, हमारा ननिहाल शाहपुर। मनियारी टोल प्लाजा के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर लग्जरी गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब कारोबारी शराब के अवैध कारोबार के लिए लगातार नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 लग्जरी कारों के गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में ब्रांडेड शराब बरामद की है। इस दौरान 3 शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई थीं। एक टीम ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर हाईवे पर मनियारी टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी की, जबकि दूसरी टीम ने मुजफ्फरपुर शिवहर हाईवे के सिवाई पट्टी के समीप जांच अभियान चलाया। दोनों जगहों पर वाहनों की तलाशी के दौरान कारें बाहर से खाली दिखी, लेकिन बारीकी से जांच करने पर लाइट, बम्पर और चेसिस के अंदर बने गुप्त तहखानों में शराब की दर्जनों पेटियां छिपाई गई मिली। पूरे मामले को लेकर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कारोबारी अब बड़े पैमाने पर शराब मंगाने पर पकड़े जाने के बाद अब छोटे छोटे खेप में लग्जरी कार से शराब लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उत्पाद पुलिस को चकमा दिया जा सके। लेकिन मजबूत सूचना तंत्र के कारण उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। जब्त शराब दिल्ली से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार अभी हम लोग लगातार छापेमारी कार्य कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव और दुर्गा पूजा को देखते हुए भी हम लोग काफी सतर्क हैं। और एक अभी ट्रेंड चला हुआ है छोटे मोटे कारोबारी के अलावा कि अन्य स्टेट से लग्जरियस वाहन में विदेशी शराब को चैम्बर बना के और समूह में, कुछ में तो फैमिली रहते हैं, कुछ में 2-4 व्यक्ति रहते हैं, ताकि पता नहीं चल सके कि ये इसमें शराब जा रही है। और इसी क्रम में फिर 2 वाहनों को जब्त किया गया है, एक XUV 500 और एक निशान कंपनी की लग्जरियस कार है। और दोनों से ही दोनों कारों में बने गुप्त कारखाना से लगभग हम लोग 20 से 21 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए हैं और कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। एक सीतामढ़ी जिला का रहने वाला और 2 सिवाई पट्टी और एक अयोध्या का। और इन दोनों वाहनों से जो गिरफ्तारी हुई है, तीनों गिरफ्तारी स्वयं दिल्ली से शराब लाकर अपने अपने गांव में बेचने का काम करते हैं। मुजफ्फरपुर शहर के प्रथम मेयर स्वर्गीय समीर कुमार की पुण्यतिथि पर मेयर और अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुजफ्फरपुर नगर निगम के प्रथम महापौर समीर कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को निगम परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर निर्मला साहू, पूर्व मेयर समीर कुमार की पत्नी वर्षा कुमारी, नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, भारतीय जनता पार्टी पूर्वी के जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, KP पप्पू ने नगर निगम परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही मुजफ्फरपुर शहर के लिए किए गए उनके कामों को याद किया। हमारे मुजफ्फरपुर शहर के प्रथम महापौर समीर कुमार जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर यहाँ पर माल्यार्पण किया गया है, जिसमें उनकी पत्नी वर्षा जी और यहाँ हमारे नगर आयुक्त महोदय विक्रम वीरकर जी और शहर के विधायक और सभी शहर के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर आए।
हम लोग सभी लोग उन्होंने जो अपने शहर के लिए काम किया है उसे प्रेरणा लेकर के आने वाले समय में जो उनकी सोच थी वो हम अपने मुजफ्फरपुर शहरवासियों को दे। इसी सोच पर हम लोग सब लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम के प्रथम महापौर स्वर्गीय समीर जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर नगर निगम में उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। तो सबसे पहले मैं उन्हें सशक्त नमन करती हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। और देखिए, मैं बोलना चाहूँगी कि मनुष्य अपने अच्छों कर्मों की वजह से जाना जाता है, उनके गुणों को लोग याद करते हैं और उन्होंने ऐसे कार्य किए नगर निगम में रहते। इस वर्ष कल्याणी दुर्गा पूजा समिति बंगाल की थीम पर पंडाल का निर्माण कर रही है। कल्याणी परिषद दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस वर्ष भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। पंडाल की खासियत यह है कि इसमें बंगाली संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। समिति ने इसके लिए विशेष तौर पर बंगाल से कलाकारों को बुलाया है, जो दिन रात मेहनत कर आकर्षक पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। पंडाल में माता दुर्गा की प्रतिमा भी विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। कलाकारों ने इसे पारंपरिक बंगाली शैली में तैयार किया है, जिसमें माता की अनोखी प्रतिमा भक्तों को अद्भुत अनुभव कराएगी। पंडाल का डिजाइन ऐसा है कि श्रद्धालु जैसे ही प्रवेश करेंगे उन्हें बंगाल के धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव होगा। पंडाल निर्माण कर रहे कलाकार ने बताया कि हमारी टीम बंगाल से आई है और कई दिनों से लगातार काम कर रही है। पंडाल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि श्रद्धालु यहां आकर बंगाल की असली संस्कृति और पूजा की भव्यता का अनुभव कर सकें। वहीं परिषद के कोषाध्यक्ष ने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस बार भक्तों को कुछ अलग और यादगार दिया जाए। बंगाल की संस्कृति को दिखाने का उद्देश्य यही है कि लोग विविध परंपराओं से जुड़ें और मां दुर्गा की भक्ति में खो जाएं। माता की प्रतिमा भी पूरी तरह अनोखी होगी, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेगी। समिति ने बताया कि पूजा पंडाल समय पर पूरा कर लिया जाएगा और सप्तमी से ही भक्तों के लिए पट खोल दिया जाएगा। इस बार कल्याणी चौक पे बंगाल के कारीगरों द्वारा बंगला डिजाइन से एकदम गेट का मोटिव बनाया जा रहा है। पूरा कोलकाता स्टाइल में गेट बना जा रहा है और माता का जो मंडप है उसमें पुष्प महल बन रहा है और बहुत अच्छा दर्शकों को दिखाया जाएगा। इस बार सारा बंगाली कारीगर के द्वारा और भी जगह से कारीगर आया गया है, उस सब के द्वारा बनाया जा रहा है। मूर्ति का बात करें तो यहाँ पे माता के अलावा कौन-कौन मूर्ति बैठेंगे? मूर्ति का कितना मूर्ति गणेश, लक्ष्मी और कार्तिक भगवान और सरस्वती माता भी रहते हैं। साथ में माता का वध करता राक्षस का प्रतिमा बैठता है। और महासप्तमी का प्रसाद, आप बताइए प्रसाद के बारे में बताइए। महासप्तमी के प्रसाद के तौर पे आइएगा तो हमारे परिषद में मूंग दाल का हलवा, अष्टमी के प्रसाद के तौर पे आइएगा तो खीर, शाही खीर, और नवी के प्रसाद के तौर पे आइएगा तो आपको खिचड़ी, जो मिक्स खिचड़ी यात्रा है वो चढ़ता है हमारे यहाँ। विगत 52 वर्षों से हमारे परिषद में जो है सो माता का पूजा किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे पंडाल निर्माता ने बताया, इस बार बहुत ही भव्य तरीके से बंगाली कल्चर को दर्शाया जा रहा है हमारे मेन गेट पे। और अंदर जो है सो आपको पुष्प लोक एक अनोखा ही दृश्य देखने को मिलेगा, जैसे विगत 4 वर्षों से आपको अलग दृश्य देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के तौर पे अगर आप आते हैं तो वॉकी टॉकी से हमारे वॉलंटियर लैस रहेंगे। हमारे संस्था में लगभग 300 के करीब वॉलंटियर्स हैं और सीसीटीवी कैमरा भी उपलब्ध है। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने कई मांगों को लेकर निगम कार्यालय में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत की। वार्ड संख्या 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने आज सुबह 11 बजे से मुजफ्फरपुर नगर निगम परिसर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया। पार्षद ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इस अनशन का आयोजन किया, जिसमें नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस शुल्क और स्वच्छता कर्मियों की पारिश्रमिक वृद्धि से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। संजय केजरीवाल ने कहा कि हमने कई बार नगर निगम प्रशासन से अनुरोध किया, लेकिन हमारी मांगों पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए न्याय और पारदर्शिता की दिशा में मैं अनशन पर बैठा हूँ। जब तक हमारी मांगों को पूरी तरह से नहीं माना जाता, मैं यहाँ अनशन जारी रखूंगा। ट्रेड लाइसेंस पर विलंब शुल्क समाप्ति। पार्षद संजय ने नगर निगम से यह मांग की है कि व्यापारियों से वसूले जा रहे विलंब शुल्क को अस्थायी रूप से
समाप्त किया जाए। उनका कहना है कि व्यापारियों पर यह अतिरिक्त बोझ न्याय संगत नहीं है और इससे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। संजय केजरीवाल ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों की पारिश्रमिक वृद्धि उस तिथि से लागू की जाए जिस दिन नगर निगम बोर्ड ने यह प्रस्ताव पास किया था। उनका कहना है कि कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुसार समय पर वेतन वृद्धि मिलना जरूरी है। जनहित के मुद्दे पे जो 11/5/2023 को एक अनियमितता के तहत, गलत प्रक्रिया के तहत ट्रेड लाइसेंस में विलम्ब शुल्क लागू कर दिया गया। एक जानकारी देना बहुत जरूरी है कि नगर पालिका में कोई भी विनियम जब तक राज्य मंत्री परिषद का अनुमोदन होके, गजट प्रकाशित होके कानून में विधिवत रूप से नहीं आता है, तब तक किसी भी सूरत में उस कानून को, उस विलम्ब शुल्क के नियम को लागू नहीं किया सकता है। दुर्भाग्य है कि यहाँ स्टैंडिंग से पास होता है और लागू कर दिया जाता है। 2023 में लागू होने के बाद 23-24 में हम सभी माननीय पार्षद जितने यहाँ बैठे हैं और जो नहीं भी आए हैं, सबके सहयोग से हमने उस विलम्ब शुल्क को निरस्त करवाया। लेकिन तब तक सैकड़ों व्यवसायियों से ले लिया गया विलम्ब शुल्क, फिर 24-25 में फिर ले लिया गया, तब फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़के उसको निरस्त करवाया। ये हर बार एक तो गलत ढंग से कानून को थोपा गया और जब हम डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं अच्छा इस साल के लिए छोड़ दिया जाएगा। अरे भैया, अपनी गलती को सुधारने की जरूरत है कि बार बार जो है आप कहिएगा एहसान जता रहे हैं। फिर 2025 शुरू हुआ, मैंने 3 पत्र जनवरी 10 तारीख को, अप्रैल 19 तारीख को और मई 11 तारीख को मैंने लिख के दिया कि सर इस बार नहीं लागू कीजिएगा। फिर लागू कर दिया गया। तो हमारा सीधा सा कहना है कि अगर ट्रेड लाइसेंस का विनियम अगर आपने सही ढंग से लागू किया है तो मुझे किताब पढ़ के बता दें कि सही ढंग से लागू है तो हम लागू रहने देंगे, और गलत ढंग से है तो माफी शब्द नहीं होना चाहिए। हम भीख मांगने नहीं बैठे हैं, उसको निरस्त कीजिए। दूसरा, 20 जनवरी 2025 को आदरणीय महापौर महोदया के द्वारा स्वच्छता दूतों को महंगाई को देखते हुए बढ़ोतरी का, पारिश्रमिक बढ़ोतरी का एजेंडा लाया गया प्रस्ताव संख्या 6 पर। हम सभी माननीय पार्षदों ने उस पर सहमति जताई और हुआ कि भाई 50 रुपया बढ़ा दिया जाए। 1 मार्च को संपुष्टि हुई अगली बोर्ड की बैठक में। हमने और अजय भाई ने मांग किया भाई 635 रुपया कर दीजिए, क्योंकि नगर परिषद सिवान जो है वो 18,000 रुपया 26 दिन का दे रहा है, तो हम लोग तो नगर निगम है। लेकिन महापौर महोदया ने कहा कि संजय जी और सभी सदस्यों को कि अभी 50 रुपया बढ़ने दीजिए और उसके बाद जो है हम लोग इसको बढ़ा देंगे अगली बार। अब बताइए, 1 मार्च को संपुष्टि होता है, जनवरी का एजेंडा मार्च में, 1 मार्च को संपुष्टि, सितंबर 23 को बैठे हैं, 9 महीना 22 दिन हो गया और वो बेचारे बाटी देख रहे हैं। तो जब बोर्ड का एजेंडे का अनुपालन प्रशासन के द्वारा, वो भी उन स्वच्छता कर्मियों का 50 रुपया बढ़ोतरी का करने में इतना आनाकानी है, तो सिवाय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लोकतांत्रिक रवैये के हम लोगों के पास दूसरा कोई साधन नहीं था। इसीलिए हम अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे हैं। हमारे फरियादी भाई डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, देखिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब सदन के माननीय सदस्यों से अगर पदाधिकारी को या सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्तियों को अगर कोई प्रकार का भय है, तो यह मैं समझता हूं दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ हम निगम परिवार की बात करते हैं, तो परिवार में जिस प्रकार 1500 हमारे कर्मचारी नीचे से लेके ऊपर तक आते हैं, हम वार्ड पार्षदगण, महापौर, उप महापौर, तमाम नगर आयुक्त, सभी लोग परिवार के सदस्य हैं और उनसे आपस में एक दूसरे को बचने के लिए अगर पुलिस और मजिस्ट्रेट की जरूरत है तो यह तो दुर्भाग्य ही मैं कहूँ। दुर्गा पूजा को लेकर मेयर, नगर आयुक्त और एसडीओ पूर्वी ने सभी पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। दुर्गा पूजा को लेकर आज मुजफ्फरपुर महापौर
निर्मला साहू, नगर आयुक्त विक्रम विरकर, एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार के साथ कई अधिकारियों ने कई दुर्गा पूजा पंडाल का निरीक्षण किया। महापौर निर्मला साहू ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई जिन जगहों पर भी नाले का स्लैब आदि टूटा था और जहां भी साफ सफाई, बिजली, लाइटिंग की व्यवस्था बेहतर रूप में नहीं थी, वहां अधिकारियों को त्वरित कार्य करते हुए समस्या का समाधान करने को कहा गया है। सभी पूजा पंडाल में निगम कर्मियों की साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रखने हेतु तैनाती रहेगी। साथ ही महापौर ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि पूजा पर्व के दौरान आम नागरिक साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें। वहीं मुजफ्फरपुर नगर निगम के नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा कि इस बार जिला प्रशासन के द्वारा एक विशेष पहल की जा रही है। माँ दुर्गा के पूजा पंडाल में जो पंडाल आदर्श पूजा समिति के रूप में चयनित होगी, उस पूजा पंडाल को जिला प्रशासन के द्वारा पुरस्कारित किया जाएगा। आज अपने मुजफ्फरपुर नगर निगम में मुजफ्फरपुर के विभिन्न अनेक दुर्गा पूजा के पंडाल में हम लोगों ने निरीक्षण किया, जिसमें नगर आयुक्त महोदय, एसडीओ और सभी निगम के पदाधिकारी सभी के साथ। तो वहाँ पर जो भी कमी हम लोग को दिखी सफाई व्यवस्था, उसका मैंने दिशा निर्देश दे दिया है और लाइट वगैरह की व्यवस्था भी सही से लगाने के लिए। और कहीं कहीं पर मतलब ओपन नाला है तो वहाँ पर उसको कवर करने का दिशा निर्देश दिया गया है। कहीं पर जो कि बुटको द्वारा नाला, जैसे पुलिस लाइन साइड में हम लोग गए, बुटको द्वारा निर्माण है तो वो तो बुटको को उसको निर्माण करना है, तो उसको कवर करने का भी निर्देश दिया गया है। और हम लोग ब्रह्मपुरा ये सब और शहर के विभिन्न जगह को हम लोगों ने आज जो यहाँ पर निरीक्षण किया, और जहाँ पर मांस मछली की दुकान है वहाँ पर मैंने कड़ाई से निर्देश देते हुए कहा कि इसको कवर करके अपने दुकान के अंदर ही लगाएं, मतलब बाहर रोड पर ना लगाएं, जिससे हमारे जो भी श्रद्धालु उनको आने जाने में किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं हो। और जो भी वहाँ पर शहर की विधि व्यवस्था, इस पर भी मैंने दिशा निर्देश दिया कि भारी भीड़ रहती है इस टाइम दुर्गा पूजा के समय, और उसका भी मतलब ध्यान रखा जाए। और जहाँ पे लाइट वगैरह की जो कैमरा भी सुचारू रूप से हर जगह का मतलब चालू रहे, ताकि वहाँ पे हमारे शहर के जो भी है पदाधिकारी हैं, यहाँ पे अति नियंत्रित भीड़ हो तो उसको भी देख सके। और लाइट की भी व्यवस्था, इसका भी दिशा निर्देश दिया। सफाई के लिए भी हमारे निगम की तरफ से भी अतिरिक्त कर्मी भी तैनात रहेंगे, और जहाँ पूजा पंडाल है वहाँ पर भी एक बैनर लगा रहेगा, वहाँ पे हम लोग के नगर निगम की टीम भी डिप्यूट रहेगी, और पूरा सफाई के लिए वो हमेशा एनी टाइम तैयार रहेंगे। और उसमें नंबर भी रहेगा निगम का, जिससे आम जन को वहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। किसी प्रकार की अगर परेशानी रहती है तो उस पर देख करके कॉल करके तुरंत उनकी समस्या को भी समाधान किया जाए। शहर के जो मुख्य दुर्गा पूजा पंडाल है वहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी तथा माननीय महापौर महोदय के साथ निरीक्षण किया गया। निगम से जुड़े सभी लोग उपस्थित थे। तो पर्व शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ पूरा शहर मनाता है, शहरवासी मनाते हैं, और आसपास के एरिया के सभी लोग आते हैं, तो उनका अनुभव है वो बढ़िया रहे। ये निगम की हमेशा से कोशिश रही है, निगम का हमेशा से प्रयास रहा है। उसी प्रयास की कड़ी में निगम और प्रशासन ने साथ मिलकर दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है, पंडालों के द्वारा भी की जा रही है, प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है। तो जो दुर्गा पूजा पंडालों के यहाँ पे व्यवस्था है उसके बारे में वहाँ पे जो साफ सफाई को लेकर तो अलग से टीम नियुक्त की जाएगी। साफ सफाई को लेकर सभी पंडालों के यहाँ पे नियुक्तियाँ की गई है, और उसके अतिरिक्त जो बाकी व्यवस्थाएं होती है वो व्यवस्था भी करने के लिए अभियंताओं को बताया गया है तथा निगम के कर्मियों को सूचित किया गया। साथ ही इस बार प्रशासन की तरफ से एक पहल भी की जा रही है कि आदर्श दुर्गा पूजा पंडालों का चयन किया जाएगा। जो आदर्श दुर्गा पूजा पंडाल पाए जाते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांक, उनको सम्मानित किया जाएगा। 10,000, 5,000 आदि राशि देके, तथा सम्मान का जो एक पत्र होता है, जो दुर्गा पूजा पंडाल स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, जो दुर्गा पूजा पंडाल व्यवस्था रखते हैं, जो दुर्गा पूजा पंडालों में स्वयं सेवक जो होते हैं वो व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, वो सभी चीज़ों का ध्यान में रख के इवैल्यूएशन करके जो आदर्श दुर्गा पूजा पंडाल है उनको प्रशासन के माध्यम से सम्मानित करने का कार्य किया जाए। नवरात्रि का समय चल रहा है सर, लोगों को क्या मैसेज देंगे? नवरात्रि का समय है, दशहरा का समय है, अच्छाई की बुराई पे जीत का ये समय है। तो हम सब अपने अंदर की अच्छाई
को जिंदा रखे और बुराई को हटाने की कोशिश करे। शहर को साफ सुथरा बनाने में निगम के कर्मियों की सहयोग हमेशा करते रहे, यही अपेक्षा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, BEd, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सदर अस्पताल के चिकित्सक और वहां की सुरक्षा गार्ड पर एक परिजन ने गंभीर आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल के चिकित्सक और वहां की सुरक्षा गार्ड पर एक गंभीर आरोप लगा है, जहां एक गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान मृत नवजात के बाहर आते ही परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घंटों चले हंगामा की सूचना पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। दरअसल महंत मनियारी के रहने वाले मोहम्मद सद्दाम हुसैन अपनी गर्भवती पत्नी तरन्नुम खातून को प्रसव कराने के लिए सोमवार की रात सदर अस्पताल के मातृ शिशु अस्पताल में भर्ती कराया। सोमवार की सुबह तरन्नुम खातून ने प्रसव के दौरान मृत बच्चे को जन्म दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी बीच अस्पताल के कर्मी और निजी सिक्योरिटी गार्ड ने मृत नवजात के पिता की पिटाई कर दी, जिससे परिजन काफी आक्रोश हो गए और जमकर हंगामा किया। मृत नवजात के पिता मोहम्मद सद्दाम हुसैन और उनके करीबी रिश्तेदारों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण नवजात की मौत हुई है। सोमवार की रात तरन्नुम खातून को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में मौजूद चिकित्सक ने गर्भवती महिला का इलाज भी किया। रात भर गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन किसी ने उसका प्रसव नहीं कराया। सुबह प्रसव के दौरान गर्भवती महिला ने मृत नवजात को जन्म दिया। नवजात की मृत्यु होने की बात चिकित्सक और कर्मी से की गई।
चिकित्सा और कर्मी उलझ गए। नवजात ने गंदा खा लिया, जिसके कारण मौत हो गई। परिजनों का कहना है सही समय पर प्रसव करा दिया जाता तो नवजात की मौत नहीं होती। वहीं हंगामा की सूचना पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और परिजनों को आवेदन देने को कहा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तब जो हुआ चाहिए तभी भी चेक कराइए, तो ही कराइए। आज पुर्जा कटाएगा तभी डॉक्टर रुक जाएगा तो दवाई नहीं देगा, दवाई नहीं देता है पुर्जा पर की फिर पुर्जा कटाइए तो दवाई देंगे। बच्चा कितना बजे हुआ था? सवेरे हुआ है 6 बजे। आए थे कब यहाँ? रात आए हैं 11 बजे। अब क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? इंसाफ चाहिए और जो सिस्टर है रात वाला उसको नौकरी से। आप कौन हुए? बच्चा के कौन हुई? हम दाई है। रात क्या है, कोई मैडम चाहे कोई सर नहीं देखा है, बच्चा के जान से मार दिया गया हुआ है। और कहने के बाद गार्ड हाथ उठाया और सिस्टर के बोले तो सिस्टर बोल रहा है कि क्या कर लेगा तुम, आए कोई कुछ नहीं कर लेगा हमको, बोला है सिस्टर लोग। बच्चा को डिलीवरी यही हुआ था क्या? जी डिलीवरी यही हुआ है। कब हुआ है? अभी आती सुबह हुआ है, मतलब 10 बजे रात को लाया है तो सुबह 7 बजे देखा है। अच्छा हाँ, तो फिर अभी क्या हुआ है? अभी बोले आती आवाज उठाए तो गार्ड है, नाइट गार्ड से हमको मारा है। बच्चे का क्या स्थिति है? बच्चा मर गया, बच्चा खत्म है। क्या लग रहा है? हाँ, मैंने कि क्या इस सब आती डॉक्टर के कमजोरी है, लापरवाही है डॉक्टर के और कुछ नहीं है। मैंने कल रात में भर्ती कराए थे। जी भर्ती भी नहीं लिया, आती देख के और बाहर छोड़ दिया है कि बाहर बैठो, जब होगा तब आना अंदर। अच्छा, ताले आती पेशेंट है दर्द से मर रहा है और कहने के बाद गार्ड और आती सिस्टर ऐसे बोलता है क्या कर लेगा तू, कुछ नहीं कर पाएगा हमको। डिलीवरी कितना बजे हुआ है? डिलीवरी 6 बजे 6:30 बजे सुबह हुआ है। अच्छा, उसके बाद बच्चे मरा हुआ है। अपना व्यवस्था बोलना चाहिए। क्या चाहते हैं? जो अति जिससे सिस्टर है रात में उसको नौकरी से हटाना चाहिए। बदतमीजी भी किया गया? बदतमीजी भी किया गया सर। क्या किया गया? हाथ उठाया गया हुआ। कौन उठाया? गार्ड उठाया था और अंदर बोले थे तो सिस्टर है जो वो बोल रहा है कि तुम हम लोग के कुछ नहीं कर सकता है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शहरी क्षेत्र की 865 संविदा एएनएम कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र की 865 संविदा एएनएम कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनका कहना है कि 2020 में वैकेंसी निकली थी और 2022 में इन्हें ज्वाइन कराया गया, लेकिन नियुक्ति के बाद से अब तक केवल 11,500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जो परिवार चलाने के लिए नाकाफी है। एएनएम का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। एएनएम ने 16 से 19 सितंबर तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने 19 से 23 सितंबर तक मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना जारी रखा। इस दौरान सिविल सर्जन ने उनसे बातचीत की और भरोसा दिलाया कि मानदेय बढ़ाने का निर्णय राज्य स्तर से होगा और उनकी ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि एएनएम का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे आंदोलन जारी रखेंगी और पटना जाकर स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात करेंगी। एएनएम ने हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के मुजफ्फरपुर आगमन के दौरान भी उन्हें ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। धरनारत एएनएम ने जो मांगे पत्र सौंपा है उसमें मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम 26,000 रुपये करना, समय पर भुगतान, अवकाश की सुविधा, ईपीएफ बाई ईएसआई का लाभ, वार्षिक वेतन वृद्धि, गृह जिला में स्थानांतरण, मोबाइल डेटा भत्ता और यूविन पोर्टल पर कार्य सुनिश्चित कराने जैसी मांगे प्रमुख है। एएनएम का कहना है कि जब तक इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। ये कि हम लोग का 2020 में ज्वाइनिंग बहाली निकला था, जो कि 2022 में हम लोग को ज्वाइन कराया गया और 2022 में जो 11,500 हम लोग का मानदेय था वही मानदेय आज तक मिल रहा है। इसलिए हम लोग का मानदेय बढ़ना चाहिए। सबका मानदेय बढ़ गया, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी आशा का भी बढ़ गया और ये 11,500 में परिवार चलाना तो
नामुमकिन है, किसी से भी नहीं चल सकता है। लेकिन हम लोग अभी तक चला रहे हैं, ये हम लोग का बात सरकार सुन नहीं रही है। इसलिए आज हम लोग 16 तारीख से 19 तारीख तक हड़ताल पे थे। फिर इसको जब सरकार नहीं सुनी हमारी मांग, तो इसको 19 तारीख से फिर अभी 27 तारीख तक किए हैं, जो कि कल तक 23 तारीख तक हम लोग यहाँ CS सर के पास धरना देंगे। धरना पर आश्वासन मिला है? कुछ नहीं आश्वासन अभी तक है, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो 23 तारीख तक है, जो कि CS सर के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं, और फिर 2 दिन यहाँ स्वास्थ्य मंत्री के पास धरना देंगे। आगे क्या है आप लोग की रणनीति? नहीं होती है तो नहीं होती है तो बस हम लोग और आंदोलन करेंगे, बंद कर देंगे, आंदोलन करेंगे। मांग है लेकिन कि जल्द से जल्द मांग है, 14 सूत्री मांग है हम लोग को, जो कि पहला तो है परमानेंट किया जाए, दूसरा जब तक परमानेंट नहीं करते हैं तब तक हम लोग को 26,000 वेतन मान ANM से है। हम लोग को शहरी क्षेत्र के लिए नियुक्ति किया गया था। 2022 से ही हम लोग 11,500 आज तक ड्यूटी कर रहे हैं। 1 रुपया भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, न हम लोगों का EPF हो रहा है, न हम लोगों का बीमा है। हम लोग का कोई भी आज तक कुछ भी नहीं, सरकार हम लोग पर ध्यान ही नहीं दे रही है। इसके लिए हम लोग आज हड़ताल पे 16 तारीख से ही कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कितने लोग आज आए हैं आप लोग? हम लोग 14 लोग हैं। तो आगे क्या है रणनीति? आज तो मिले भी हैं आप लोग CS सर से? नहीं, CS सर कुछ नहीं बोल रहे हैं। CS सर स्टेट लेवल पर ये होगा, स्टेट लेवल पर। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग वहीं जाएंगे, पटना जाएंगे, हम लोग सचिवालय पर धरना देंगे, गर्दनी बाग जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने आवेदन दिया था जानकारी? जी, हम लोग 2 साल पहले से ही दे रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन। विश्व हिंदू परिषद ने मूर्ति विसर्जन को लेकर आम लोगों से अपील की, चिन्हित घाट का खुद निरीक्षण करें। विश्व हिंदू परिषद महानगर द्वारा सोमवार को संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष रमेश केजरीवाल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन को लेकर जो नया नियम लागू किया जा रहा है, उससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन से प्रदूषण फैलने की बात गलत है, क्योंकि मूर्ति मिट्टी से निर्मित होती है और पानी में घुलकर पुनः मिट्टी में ही विलीन हो जाती है। इसके बावजूद जिला प्रशासन विसर्जन के लिए निश्चित स्थल तय करने के बजाय कई वैकल्पिक जगहों की तलाश में है, जिससे श्रद्धालुओं में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने न प्रशासन से मांग की कि पारंपरिक स्थलों पर ही मूर्ति विसर्जन की अनुमति दी जाए और इस पर शीघ्र स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक आस्था का विषय है, जिसे लेकर प्रशासन को संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए। वहीं परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि नवरात्र के दौरान आयोजित गरबा कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरह वर्जित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इस अवसर पर असामाजिक तत्वों की घुसपैठ देखी गई है, जिससे माहौल खराब हुआ है। जिला प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और आयोजकों को स्पष्ट निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि गरबा का माहौल भक्तिमय और सुरक्षित बना रहे। संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हिंदू धार्मिक आयोजनों से संबंधित परंपराओं में अनावश्यक दखल न दिया जाए और समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन आवश्यक कदम उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं रमेश कुमार केजरीवाल, महानगर विश्व हिंदू परिषद महानगर, मैं रमेश कुमार केजरीवाल, महानगर विश्व हिंदू परिषद। हम लोगों को इस बात को सुनिश्चित, हम लोगों की ये जो हम लोगों के यहाँ पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, वो बहुत ही स्वच्छ प्रक्रिया है। हम लोगों की आस्था इससे जुड़ी है, लेकिन पिछले साल से जो प्रशासन ने जो कार्य किया है, वो कार्य बहुत ही गलत किया है कि उन्हें नदी में विसर्जित करने का मौका वो लोग नहीं दे रहे। ये बहुत ही ये हिंदू समाज के प्रति आहत है। अब भगवान जिसको दुर्गा जी हमारी हैं, उनके प्रति भी ये बहुत ही गलत चीज़ है। हमें एक ऐसी जगह पर
कृत्रिम ये जगह बना करके और उसमें विसर्जित करने की जगह दी जाती है, जो कि बहुत गंदगी रहती है, और उस गंदगी में उसको विसर्जन किया जाता है। पूरे बिहार में एक दो जगह छोड़ के कहीं पर भी ये प्रथा नहीं है। हर जगह नदी में ही विसर्जन होता है और उससे कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ये जो मूर्ति बनती है वो मट्टी से बनती है और वो मट्टी फिर नदी में जाके मट्टी में ही विलीन होती है। तो इस परिस्थिति में हमें अब जिला प्रशासन को हम लोग आह्वान करते हैं कि हम लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। हम लोग की जो मूर्तियां हैं वो सभी मूर्तियां नदी में विसर्जित हों, और उसके साथ आपके सामने एक और जो घटना है वो हम लोगों के यहाँ जो होती है, जिला प्रशासन को बताते हैं, गरबा पूर्णतः ये धार्मिक है। इसमें लड़कियां आती हैं और आकर वो नृत्य करती हैं, अब पूजा की भावना से करती है। उसके अंदर दूसरे धर्म के व्यक्तियों को जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो उनको अपने खुद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक नृत्य है, धार्मिक गरबा है, इसलिए उनको अपने खुद नहीं जाना चाहिए। अगर कोई आदमी किसी दूसरे उद्देश्य से उसके अंदर में जाने की कोशिश करता है तो उसे हमें रोकना भी है। हम सभी गरबा के आयोजन करने वाले व्यक्ति, आयोजन करने वाली संस्थाओं को मैं बोलना चाहता हूं कि आप सुनिश्चित कर लें कि दूसरे धर्म के कोई भी व्यक्ति उसके भीतर में नहीं आए, और वो आने की कोशिश करें तो उन्हें उसे बलपूर्वक रोकने की कोशिश करें। और प्रशासन को भी, जो प्रशासन वहां पर रहती है, पुलिस रहती है, वो भी सुनिश्चित करे कि दूसरे समाज के जो लोग हैं, दूसरे धर्म के, वो उसके अंदर में नहीं जाए और किसी की भावना ठेस नहीं पहुंच सके। यही कहना हम चाहते हैं। जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है वह मुख्यतः अभी दुर्गा पूजा के समय जो विभिन्न विषय हिंदू जनमानस के मनों में आते हैं उस संदर्भ में ही किया गया है। पूरे 10 दिन नवरात्रा की अवधि में पूरा हिंदू समाज बहुत ही तन्मयता के साथ, स्वच्छता के साथ, समर्पण के साथ दुर्गा पूजा का व्रत रखता है। शहर में विभिन्न दुर्गा पूजा समितियां बहुत भव्य पंडाल बनाती हैं, माता का मूर्ति बनाती हैं, भव्य पूजा का आयोजन करती हैं, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। लेकिन 10 दिनों के दुर्गा पूजा के उपरांत जब माता के मूर्ति के विसर्जन का विषय आता है तो पिछले साल जिला प्रशासन ने कृत्रिम तालाब खुदवाकर और उसमें सभी दुर्गा पूजा समितियों को निर्देशित किया कि आप दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन वहां करें। इस बार बहुत सारे दुर्गा पूजा समितियों से मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई, हमने एक बैठक भी किया था। उसमें ये बात निकल करके आई कि जो जिला प्रशासन पिछली साल गड्ढे का निर्माण किया, उसमें जल भर करके माता की मूर्ति का विसर्जन किया, वहाँ आसपास का जो परिदृश्य था बहुत गंदगी से भरा, दुर्गंध युक्त, मतलब ऐसा जगह जहाँ 2 मिनट खड़ा रहना मुश्किल हो, गंदगी बिखरी हुई थी, वहाँ पे माता का मूर्ति विसर्जित किया गया। तो जब 10 दिन हम लोग इतने मनोभाव से, इतने आदर सम्मान के साथ में इस पूजा को करते हैं, दुर्गा पूजा हमारे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा पर्व होता है और उत्सव की तरह इसको मनाया भी जाता है, पूरी निष्ठा समर्पण से मनाते हैं, तो उसमें ये कहाँ तक उचित है प्रशासन के द्वारा, जबकि हमारा जो विश्व हिंदू परिषद है वो एक बहुत राष्ट्रव्यापी संगठन है, विदेशों में भी हमारे 50 से अधिक देशों में हमारे कार्यकर्ता कार्यरत हैं। तो अगल बगल के भी जिलों से जो हमने संगठन के लोगों से जानकारी ली, उसमें यह बातें निकल कर के आई कि एक सीतामढ़ी के अलावा कहीं भी कृत्रिम तालाब बना करके मूर्ति का विसर्जन नहीं होता है, हर जगह नदियों में ही मूर्ति का विसर्जन होता है। तो जिला प्रशासन को ये समझना चाहिए कि अगर एनजीटी के तहत वो यह कार्य कराते हैं
तो क्या जो प्रदूषित शहर का जल जाता है, पानी, नाला का पानी, गंदगी, नदी के किनारे लोग शौच करते हैं, क्या इससे नदी प्रदूषित नहीं होती है? दुर्गा माता की मूर्ति जो मिट्टी से बनती है उससे प्रदूषित हो जाता है। मेरा सवाल है ये जिला प्रशासन से कि इसी साल सरस्वती पूजा के उपरांत विसर्जन नदी में हुआ, अभी हाल में गणेश पूजन के बाद गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन नदी में हुआ, विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति का भी विसर्जन अभी 2-3 दिन पहले जो विसर्जन हुआ है, 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा था, उसके बाद भी नदियों में ही हुआ है। तो दुर्गा पूजा के समय इतना दृढ़ प्रतिज्ञ क्यों हो जाता है जिला प्रशासन? हिंदू समाज की भावनाओं का ख्याल रखना भी तो जिला प्रशासन का ही काम है ना। और अगर वो इस तरह का कुछ व्यवस्था करती है तो वो स्वच्छता के साथ करे, ऐसे जगह पे करे जहाँ पे लोगों को विसर्जन करने में जरा सा भी तकलीफ नहीं हो। ऐसी समुचित व्यवस्था तो जिला प्रशासन कर नहीं पाते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी मुजफ्फरपुर के हिंदू समाज के लोगों से भी आग्रह और आह्वान करते हैं कि इस बार प्रशासन जहां विसर्जन कराए वहां खुद जाइए और जाके देखिए कि आपका जिला प्रशासन आपकी दुर्गा माता की मूर्ति की साथ में कैसे जगह पे किस व्यवस्था के तहत विसर्जन कराता है। क्या हमारा हिंदू समाज उससे संतुष्ट है? ये मुजफ्फरपुर के हिंदू समाज को भी जाके देखना चाहिए। उसके अलावा जो एक और विषय है वह है कि इस पूरे नवरात्रा के दौरान बड़े ही धार्मिक तरीके से हम लोग गरबा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक धार्मिक कार्यक्रम है। पूजा के उपरांत गरबा का आयोजन होता है। तो शहर में जो विभिन्न गरबा को आयोजित करने वाले संगठन हैं, उनको हिंदू समाज की भावनाओं का भी ख्याल करना पड़ेगा। उनको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, चूंकि ये धार्मिक अनुष्ठान है हिंदुओं का, तो इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। उनको यह वर्जित करना है। और मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि वो भी सुनिश्चित करे कि गरबा के कार्यक्रम में हिंदुओं के अलावा किसी दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं मिले। ऐसा करना हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खेलना होगा। तो मेरा यही कहना है जिला प्रशासन से, मुजफ्फरपुर के हिंदू समाज से, कि आप लोग भी देखिए, आप लोग भी सजग रहिए। कार्यक्रमों के दरमियान कभी भी किसी भी स्थिति में गैर हिंदुओं का प्रवेश मत होने दीजिए। कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन नरसिंहपुर में 7 दिवसीय फार्माकोविजिलेंस जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन नरसिंहपुर के तत्वाधान में 17 से 23 सितंबर तक 5वां राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम का मुख्य संदेश योर सेफ्टी जस्ट अ क्लिक अवे रिपोर्ट टू PVPI रहा। आयोजन का उद्देश्य मरीजों की सुरक्षा और दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर जागरूकता फैलाना था। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन के दौरान वॉकाथॉन, नुक्कड़ नाटक, क्यूज, पोस्टर, ओरल प्रेजेंटेशन और निबंध प्रतियोगिता जैसी कई गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा के छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के सचिव राजीव कुमार ने किया, जबकि नेतृत्व CEO अक्षत सिंह ने संभाला। अध्यक्षता प्रोफेसर तारिक फहीम ने की। कार्यक्रम की कड़ी में सोमवार को रहुआ स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें मरीजों की सुरक्षा और दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। इससे पूर्व कॉलेज परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो विद्यालय परिसर तक पहुंची। रैली में छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सुरक्षा और दवा सेवन से जुड़े नारे लगाए। इस आयोजन को सफल बनाने में प्रोफेसर मोनी कुमारी, पूजा सिंह, निदा अंजार, श्री राजीव कुमार और अभिषेक कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई बात ना है, हमारे पास सर्व रोग निवारण गोली है, एक खाए के बाद पूरा ठीक हो कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एक बेहतर पहल कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जो एक्सपायरी दवाएं हैं और जो झोला छाप डॉक्टर हैं
उनके द्वारा कई प्रकार की जो दवाई दी जाती है, हम उसके अर्थ को भूल जाते हैं कि आखिर उसका दुष्परिणाम क्या है, और उसके कारण आज कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो एक पहल थी, इसके लिए मैं तारिक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बेहतर पहल की कि लोगों को जागरूक करें कि एक बेहतर डॉक्टर से, जो डिग्री धारक डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करें और उनके द्वारा जो दवा का प्रयोग किया, उनके द्वारा जो पर्चा लिखा जाता है या प्रिस्क्रिप्शन, उसके आधार पर करें। तो आज सबसे बड़ी जो समस्या स्वास्थ्य के प्रति हो रही है, मैं यह बताना चाहता हूं कि 50% व्यक्ति ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो गलत दवाओं का सेवन करके और वो कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उसको बेहतर बचाना चाहिए। ये आपका डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एमसीपी द्वारा एक बेहतर पहल हुई है, और हम समझते हैं कि अभी रोहुआ पेठिया पर, हम यहाँ रोहुआ मध्य विद्यालय में हैं, और यह शिक्षा का प्रांगण, और यहाँ से जो बच्चों ने जितने चाव से सुना और जागरूक हुए, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, ये बहुत बेहतर लगा। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तारिक जी के कि इस तरह की पहल बराबर हो। कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के हमारे सारे बच्चों ने फार्माकोविजिलेंस वीक में पार्टिसिपेट किया, जो 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक रहा, जिसमें विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ किया गया, जैसे नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, क्विज कंपटीशन, और नुक्कड़ नाटक के थ्रू गली और गांव के बच्चों और लोगों को जागरूक किया गया एडवर्स इफेक्ट के बारे में, और कैसे रिपोर्ट करना है, इसको साइड इफेक्ट्स होता है तो इसका सही इस्तेमाल, दवा का सही इस्तेमाल करना, और अगर साइड इफेक्ट्स होता है तो रिपोर्ट करना, ताकि फार्माकोविजिलेंस ऑफ आईपीसी जो है उसको ये करें। ने ये वॉकेथॉन अरेंज करवाया है। हमारे बच्चे इसमें लोगों को दवाइयों की सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गांव के हर गली गली में सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि दवाई का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। हमारे बच्चे लोगों को एडीआर के बारे में मेनली बता रहे हैं। एडीआर होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब कोई भी दवा खाने के बाद लोगों में दुष्प्रभाव देखने को अगर मिलता है जो कि पहले से पता नहीं है, तो उसके बारे में तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। तो लोगों को अगर उसके बारे में सही जानकारी होगी तभी वो रिपोर्ट कर सकते हैं। मेनली हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। प्राउड फील हुआ कि फार्माकोविजिलेंस वीक में हमने पार्टिसिपेट किया नुक्कड़ नाटक में। बहुत अच्छा लगा बच्चों को जागरूक करके और उन्हें बता के कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं, जब दवा नहीं समय पर लेने की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हमने ये सब बताया और जागरूक किया, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जाने लोग कि ये दवा का दुष्प्रभाव क्या होता है। मेरा नाम रितुल हो गया। और ऐसे कंपटीशन से जागरूक करते हैं कि योर सेफ्टी इज जस्ट अ क्लिक अवे। हर पेशेंट को अवेयर रहना चाहिए अपने हेल्थ स्टेटस को लेकर, और एडीआर के बारे में अर्ली डिटेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो हम लोग ने इस वीक में रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू। चंदवाड़ा सोडा गोदाम स्थित मां दुर्गा पूजा समिति में इस वर्ष मां काली रक्त बीज का वध करती नजर आएंगी। मुजफ्फरपुर शहर के चंदवाड़ा सोडा गोदाम स्थित मां दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष विशेष आकर्षण लेकर आई है। पूजा समिति ने घोषणा की है कि इस बार मूविंग आर्ट चलचित्र कला के माध्यम से धार्मिक पौराणिक कथा का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया जाएगा। झांकी में दिखाया जाएगा कि किस प्रकार मां काली असुर रक्त बीज का वध करती हैं और उसके रक्त के प्रत्येक बूंद से नए रक्त बीज का जन्म न हो, इसके लिए मां स्वयं उसका रक्त पान करती हैं। यह दृश्य भक्तों के लिए श्रद्धा का अद्भुत संगम होगा। पूजा समिति के अध्यक्ष पूर्व मुखिया उमेश शाह का कहना है कि यह झांकी आधुनिक तकनीक के उपयोग से तैयार की जा रही है ताकि भक्तों को वास्तविक अनुभव मिल सके। पूजा पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं इसे देखकर पौराणिक गाथा से सीधे जुड़ाव महसूस करेंगे। इसके साथ ही पूजा के अवसर पर 3 दिनों तक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने बताया कि हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। पूजा समिति ने सुरक्षा, साफ सफाई और भक्तों की सुविधाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। स्वयंसेवकों की टीम लगातार सक्रिय रहेगी। आयोजनकर्ताओं का मानना है कि इस बार की पूजा न केवल धार्मिक आस्था बल्कि कला और तकनीक के मेल का भी साक्षी बनेगी। मुजफ्फरपुर वासियों में इस अनोखी झांकी और भंडारे को लेकर पहले से ही उत्साह देखा जा रहा है। मां दुर्गा पूजा समिति में इस बार
भव्य रूप से माँ दुर्गा पूजा का पूजा होने जा रहा है, जिसमें मूविंग आर्ट का प्रोग्राम रखा गया है इसमें इस बार। और इस बार माँ काली रक्त बीज का वध करेगी। जितना भी रक्त बहेंगे वो माँ काली पान के रूप में रक्त पान के रूप में वो पिएंगे इस बार। और हमारे संस्था में इस बार 4 दिन भंडारा का आयोजन रखा गया है संस्था के तरफ से। हजारों हजार संख्या में हम भक्तजनों से कहेंगे कि हमारे माँ दुर्गा पूजा समिति में आए और इस बार भव्य रूप से माँ का दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करें। साल की भांति इस साल भी माता भगवत दुर्गा का बहुत धूमधाम से पूजा किया जा रहा है। और इस बार हम लोग मूविंग सिस्टम रखा गया है। पिछले साल ट्रेन का सिस्टम रखा गया था, इस बार मूविंग सिस्टम रखा गया है। उस मूविंग सिस्टम में है कि माँ दुर्गा रहेंगी, काली रहेंगी, लक्ष्मी, सरस्वती, सारे देवी देवता रहेंगे। उसमें काली के द्वारा जो है रक्त बीज का वध किया जाएगा और उसके रक्त जो भी बीज उसका रक्त निकलेगा उससे रक्तपान माँ काली का करेंगे। यही पूरी तरह व्यवस्था है। हाँ, सजावट की तरह पंडाल जो है पानी का चौक तक दोनों लाइट बिजली की धूमधाम से व्यवस्था किया जा रहा है। हर साल की बात इस साल बहुत धूमधाम से किया जा रहा है। लोगों से क्या करना चाहिए? लोगों से हमारे जनता मुजफ्फरपुर निवेदन है कि काफी संख्या में माँ का दर्शन करे और प्रसाद ग्रहण करे। और इस बार सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं 4 दिन महाभंडारा आयोजन किया जा रहा है। तमाम हमारे भक्तजनों से अनुरोध है कि इस समारोह में आकर के प्रसाद ग्रहण करें। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।